मैंने तो ऐसे भी सुना है कि पहाड़ के कुछ इलाके में लोग गए हैं, उन्होंने पैसा लिया, इवेंट तक नहीं कराया, बटोर के चलते बने। जनरली उनका कॉन्सेप्ट यही रहता है कि बच्चों को एनरोल करके उनसे 20 से 1000 रुपए ले लो, 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करके एक इवेंट करके। पैसे की डिमांड से ही पता लग जाता है। पैसे की डिमांड जहाँ पे नहीं होगी वो जेन्युइन होगा, जहाँ पे पैसे की डिमांड होगी वो जेन्युइन हो ही नहीं सकता। हमारा जो इवेंट है ये रजिस्टर्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में। पहले हम इसके अगेंस्ट नोटिस इशू करते थे, कोर्ट में हमने स्टे भी लिए हैं। स्पॉन्सर्स के अलावा कभी ऐसा भी होता था कि फैमिली को भी किसी को कन्विंस करना पड़ता था? क्योंकि मैं खुद ही देखती थी कि तब में लड़कियों को बाहर भेजने में और अब में परिवर्तन तो आया है। मैंने ये जरूर देखा है कि उत्तराखंड की मानसिकता शुरू से थोड़ी ओपन रही है। आपकी कई लड़कियां जो है वो बॉलीवुड तक भी पहुंची हैं। सबसे पहला प्रोसेस तो पैशन है, क्योंकि उत्तराखंड की लड़कियां सुंदर हैं, उनकी भाषा भी स्पष्ट है। शुरू में जब आपके पास जो लड़कियां आती थी, जब आपने शुरू किया था ये कॉन्टेस्ट, और जो अब आती हैं, क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है? अब तो ऐसी लड़कियां आती हैं, वो ऑडिशन देने आती हैं तो कहती हैं कि हमारे तो 1-1.25 लाख फॉलोवर हैं साथ में। अच्छा। तो वो आ रही है चमोली से, मगर उसके 1.25 लाख फॉलोवर है, वो अपना उसने कंटेंट बनाया हुआ है तो उसका एक्सपोजर है। एक प्लेटफॉर्म आपने और दिया है लड़कियों को, फेमिना मिस इंडिया का, जिसके लिए उन्हें दिल्ली तक के धक्के खाने पड़ते थे, अब वो भी आप यहीं लेके आ गए। अब आप मानोगे नहीं, देहरादून में मिस इंटरनेशनल, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस के नाम सब देहरादून में बैठे बैठे सब देहरादून मिसेस कुछ भी आपने मिसेस लगाया, इंटरनेशनल लगाया और एक नेशनल पेजेंट कर दिया जिसमें नेशनल पार्टिसिपेशन किया। देहरादून का भी पार्टिसिपेशन नहीं होता, पूरे नहीं होते। जैसे आप लोग कराते हैं पीजेंट, मिस उत्तराखंड करा रहे हैं, अभी मिसेस भी शुरू किया, या जो भी आप करा रहे हैं, जो विनर्स होते हैं, ठीक है, वो तो सभी खुश हो जाते हैं कि हम विनर बन गए, लेकिन जो विनर्स नहीं बनते अक्सर वो भी कई तरह के आरोप लगा देते हैं। तो उन सब से बचने के लिए और उनको मैनेज आप कैसे करते हो, वो भी एक बड़ा सरदर्दी हो जाती है उस टाइम संभालना। सब लोग तो जीत नहीं सकते, सब लोग तो विनर नहीं बन सकते। कई लोग तो लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाते होंगे, हो सकता है आपने झगड़ा ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, एक विवाद ऋषिकेश में भी हो गया था कुछ टाइम पहले। वहीं का रिकॉर्डिंग करी गई तो लोगों को पता ही नहीं था। ऐसा नीचे शिवलिंग है और ऊपर जो है वो ब्लेंडर स्प्राइट का लोगो लगा के नीचे शिवलिंग की मूर्ति तो वो सारा का सारा वो एडिट करके किया गया। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं, आपको मिलाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की काफ़ी लड़कियां इन दिनों ग्लैमर की दुनिया में चमकती हुई नज़र आ रही है, मॉडलिंग करती हुई नज़र आ रही है, और उन लड़कियों को निखारने की जिम्मेदारी उत्तराखंड से लेके मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जी हाँ, कई लड़कियां टीवी सीरियल और बॉलीवुड तक भी पहुंच चुकी है जिन्होंने उठाई है। आज हम उन्हीं से आपको रूबरू कराने वाले हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा लड़कियों को ये मॉडल बना चुके हैं। मिस उत्तराखंड 2005 से कराते आ रहे हैं। देहरादून फैशन वीक हो या फिर अब हाल ही में फेमिना मिस इंडिया भी इन्होंने की फ्रेंचाइजी भी इन्होंने ले ली है, जो कि शुरू हो गया है यहाँ पे अभी पिछले साल से, और मिस्टर उत्तराखंड भी ये लोग कराते हैं। हम बात कर रहे हैं सिनमिट कम्युनिकेशंस की। तो सिनमिट कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर दलीप संधी और राजीव मित्तल जी आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। तो अभी हमने इसलिए भी ये पॉडकास्ट रखा क्योंकि फिर से जो है हमारी जो नौनी बुआरी है, मतलब नौनी है इसमें तो बुआरी मिसेस उत्तराखंड में होती है, को फिर से आप ट्रेंड कर रहे हैं। फिर से मिस उत्तराखंड शुरू हो चुका है एक बार उत्तराखंड में। तो अब जानना चाहेंगे आप दोनों से, जो ये जय वीरू की जोड़ी जिसे 30 साल हो गए, लगभग उससे भी ज़्यादा हो गए, आप लोग कैसे मिले, कैसे इसकी शुरुआत हुई इस पीजेंट की और इन सब चीज़ों की? ये कंपनी की शुरुआत तो लगभग 30 साल पहले हो गई थी, और उसके बाद मिस उत्तराखंड 2005 में शुरू हुआ। उससे पहले मॉडलिंग का और डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेंट्स हम कराना शुरू कर दिए थे हमने। और ऑफिशियली मिस उत्तराखंड 2005 में शुरू हुआ, जो उस समय मिस उत्तरांचल था इस स्टेट का नाम, और बाद में चेंज होकर ये मिस उत्तराखंड बना। और ये बड़ा सक्सेसफुली आज से 20 साल से चल रहा है, और लगभग 2000 से ऊपर लड़कियां इसमें ट्रेन होकर जा चुकी हैं। ऑल्दो ये एक ब्यूटी पेजेंट है, मगर ये सिर्फ ब्यूटी पेजेंट ही नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ की लड़कियों के लिए एक फर्स्ट स्टेप देने के लिए, जिसमें वो आगे बढ़ के फिर इसके बाद ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ भी कर सकती हैं। मॉडल बन सकती हैं, टेलीविजन एक्ट्रेस बन सकती हैं, फिल्म आर्टिस्ट बन सकती हैं, या और मीडिया से रिलेटेड फील्ड में जा सकती हैं, जो कि बहुत लड़कियां कर रही हैं।
बिल्कुल। सर कितना टफ था जब आपने शुरू किया था उस दौर में, तो लड़कियों को मॉडल बनाना मतलब भाई तौबा, फैमिली भी हाई हाँ करने को तैयार नहीं होती थी, तो वो दौर कितना मुश्किल था? उसमें बेसिकली ज़्यादा दिक्कत मॉडल बनाने में नहीं थी। जी। ऑल तो यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी थी कि कोरियोग्राफर्स नहीं थे और दिक्कतें बहुत आती थी उस चीज़ को लेके, और टेक्नोलॉजी भी वैसी नहीं थी जैसे आजकल म्यूजिक तैयार करना है या बाकी चीज़ें करना है। पर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी उस समय स्पॉन्सर्स की थी। जी जी। तो उस समय स्पॉन्सरशिप भी एक नया कॉन्सेप्ट था। लोग उस समय जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस समय सिर्फ लॉयंस या जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, रोटरी और ये अपने इवेंट्स करते थे। तो उसमें लोगों की जो मानसिकता थी या लोगों की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि हमें चंदा देना है। अच्छा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया था उनका, जी हमने एक मेला करा रहे हैं तो उसके लिए पैसे दिए और डिलीवरेबल्स कुछ नहीं होते थे। वो हमने स्टार्ट करा कि जी आपका नाम यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, एंकर बोलेगी। तो ये उस समय थोड़ी सी ये वाली दिक्कत, स्पॉन्सरशिप की जरूर दिक्कत थी, समझाना बड़ा दिक्कत हो जाता था। स्पॉन्सर्स के अलावा कभी ऐसा भी होता था कि फैमिली को भी किसी को कन्विंस करना पड़ता था? क्योंकि मैं खुद ही देखती थी कि तब में लड़कियों को बाहर भेजने में और अब में परिवर्तन तो आया है। हाँ, तो शुरू में दिक्कत तो होती थी। पेरेंट्स बहुत जल्दी एग्री नहीं करते थे कि अपनी लड़कियों को या लड़के को भी इस फील्ड में भेजें। गिनी चुनी फील्ड होती थी, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या कुछ हाँ, इसी बिल्कुल। में बनो। हाँ। तो अब आज के परिवेश को देखो और तब तो देखो, तो ये पहले समझाना कि ये एक मॉडल बनेगी, उसमें से ये एक इनकम भी बना सकती है, ये टेलीविजन एक्ट्रेस बनेगी या ऐसे बनेगी, ये बड़ा मुश्किल काम था। मगर मगर मैंने ये जरूर देखा है कि उत्तराखंड की मानसिकता शुरू से थोड़ी ओपन रही है। बाकी जितने आसपास के स्टेट्स हैं उसके मुकाबले उत्तराखंड थोड़ा प्रोग्रेसिव रहा है। वो इसलिए भी रहा है कि देहरादून एजुकेटेड सिटी है, तो यहाँ पे एजुकेशन पहले से ज़्यादा अच्छी थी। तो सबसे पहले यहीं की लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, फिर आसपास हरिद्वार, ऋषिकेश और जो बड़े शहर थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद अब ये हाल है कि हमारे को इस बार जैसे 30 लड़कियां हैं, तो 30 लड़कियों में हमारे पास शायद 4 तो देहरादून की होंगी, बाकी टिहरी की, उत्तरकाशी की, पौड़ी की, लैंसडाउन की, कोटद्वार की, नैनीताल की, हल्द्वानी की, ऐसे छोटे छोटे कस्बे गाँव से भी लड़कियां आती हैं। वो इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि आजकल प्रोएक्टिव ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना था, हर एक को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और जिसने जो बनना होता है वो अपने आप आगे आके इसमें पार्टिसिपेट करता है। जी बिल्कुल। आपकी कई लड़कियां जो है वो बॉलीवुड तक भी पहुंची हैं, है ना? क्या कुछ प्रोसेस होता है, कैसे वो लड़कियां जो है यहाँ से आज एक फलक तक पहुंच चुकी हैं? सबसे पहला प्रोसेस तो पैशन है। जिसने ठान लिया है कि उसे कुछ करना है तो वो कुछ करेगी ही करेगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म लेगी, इस प्लेटफॉर्म के आगे दिल्ली या बॉम्बे में जाके मॉडलिंग को भी एक्सप्लोर कर सकती है, उसके आगे जाके टेलीविजन सीरियल्स में, क्योंकि उत्तराखंड की लड़कियां सुंदर हैं, उनकी भाषा भी स्पष्ट है। तो आप बॉलीवुड के लेवल पे देखोगे तो हमारी लड़कियां, चाहे वो मिस उत्तराखंड से आई हो, चाहे वो डायरेक्ट आप नाम भी ले सकते हो, कुछ आशा नेगी और आशा नेगी है, उर्वशी स्वाति बतेला है, लावण्या। श्रुति उल्फत है, लावण्या त्रिपाठी है, स्वाति सेमवाल है। तो ये हमारा एडवांटेज है उत्तराखंड का कि यहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, पहली बात, और उनकी भाषा भी स्पष्ट है। तो इस वजह से बॉलीवुड में भी बड़ा अच्छा उनको वेलकम किया जाता है, बड़ा अच्छा चांस मिलता है। तो बहुत अच्छे अब तो बहुत सारे स्टार बॉर्न हो गए हैं उत्तराखंड से और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। शुरू में जब आपके पास जो लड़कियां आती थी, जब आपने शुरू किया था ये कॉन्टेस्ट, और जो अब आती हैं, क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है इनमें? अब मेरे ख्याल से देखा जाए तो अब जो लड़कियां आ रही हैं वो सोशल मीडिया और अवेयरनेस की वजह से ना काफ़ी पहले से भी काफ़ी ग्रूम्ड है। तो पहले देहरादून की लड़कियों को एक्सपोजर ज़्यादा था, तो वो तो खैर वो ज़्यादा ग्रूम लगती थी, बशर्ते कि बाहर दूसरे जो छोटे डिस्ट्रिक्ट से या दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां आ रही हैं और उनको प्रॉब्लम भी काफ़ी रहती थी। ऑल्दो लिटरेसी रेट तो उत्तराखंड का हमेशा से ही आसपास के स्टेट्स के हिसाब से और ज़्यादा रही है। अब तो ऐसी लड़कियां आती हैं, वो ऑडिशन देने आती हैं तो कहती हैं कि हमारे तो 1-1.25 फॉलोवर हैं साथ में। अच्छा। तो वो आ रही हैं चमोली से, मगर उसके 1.25 फॉलोवर है, वो अपना उसने कंटेंट बनाया हुआ है, तो उसका एक्सपोजर है और उसके आगे आके उसको प्लेटफॉर्म भी मिल गया, तो सोने अच्छा पे हो जाता सुहागा है, हो गया। सोने पे सुहागा हो गया, बिल्कुल। तो इस तरह से चल। अब आप लोग शुरू कर रहे हैं ना कि चमोली और पौड़ी और हल्द्वानी सब जगह जो जाके आप खुद ही वहां से कंटेस्टेंट भी चुन के लाएं। एम ये है कि 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो ग्रास रूट लेवल पे हमारा अटेम्प्ट ये है कि
एक लड़की जो कि किसी दूर डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, चंपावत से आ रही है या फिर चमोली से आ रही है, तो उसको अपने डोर स्टेप पे ही जाके ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ऐसी अभी भी बहुत लड़कियां हैं, एक शहर में, एक छोटे शहर में 40-50 लड़कियां हैं जिनमें से 2-3 ही हिम्मत कर पाती कि देहरादून तक आए। तो अभी हमको वहीं पे वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट में 13 डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेस्ट होंगे, जिनके फाइनलिस्ट 2-2, 3-3 फाइनलिस्ट मेन उसमें आएंगे। तो इस बार से शुरू किया है, नेक्स्ट ईयर ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और फिर इसको आगे। वो एक्चुअली गर्ल्स में कुछ हेजिटेशन रहता है कि भाई में हम जाएंगे देहरादून, कहाँ ठहरेंगे, क्या सही होगा। बात है, घर वाले कुछ भी allow नहीं करते। पेरेंट्स को भी ये थोड़ा बहुत लगता है कि पता नहीं, एक तो फील्ड को लेके एक गलतफहमी है लोगों की कि ये फील्ड जो है हाँ, वो अजीब होता है। इस फील्ड में शुरू नहीं से जाना ही है, चाहिए। फिल्म को, मॉडलिंग को तो थोड़ा शुरू से ही है। वो देखा गया है। अब तो हट रहा है ये बात, अब तो धीरे धीरे, क्योंकि अब तो हर एक के हाथ में पावर है, हर एक के हाथ में कैमरा है, हर एक सही के हाथ बात में है। मोबाइल है कुछ भी और वो होगा। अपना कंटेंट डाल रहा है, उसको किसी की जरूरत भी नहीं है अभी तो, ठीक है ना। वहीं पे डायरेक्ट वो ऑडियंस के साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए इजी हो गया ये भी। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और फिर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ के और अच्छा माइलेज ले सकते हो, तो ये सबके लिए अच्छी विन विन सिचुएशन है। एक प्लेटफॉर्म आपने और दिया है लड़कियों को, फेमिना मिस इंडिया का, जिसके लिए उन्हें दिल्ली तक के धक्के खाने पड़ते थे, अब वो भी आप यहीं लेके आ गए हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज। और फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड, फेमिना में भी यही क्राइटेरिया निकाला कि वो हिंदुस्तान के हर स्टेट से एक एक लड़की का चुनाव करेंगे और उसकी फाइनलिस्ट लेके आएंगे। तो उसमें चूंकि हम उनके टैलेंट पार्टनर्स पिछले 20 साल से थे ऑलमोस्ट, तो इनकी नेचुरल चॉइस थी, तो फ्रेंचाइज हम ही हैं उनके। और स्टेट पैजेंट जो फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड है वो सिनमिट कम्युनिकेशन ही कराता है, और उसके थ्रू एक लड़की जो इस बार आंचल फरसवान जैसे चुनी गई हैं, वो मिस उत्तराखंड में भी थी, मिस इंडिया उत्तराखंड में भी आई हैं, तो वो अब उन्होंने फिर उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया। ऐसे हर साल एक लड़की उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेगी फेमिना मिस इंडिया में। और सर इनफैक्ट ये अच्छा भी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो फेमिना था उसमें पार्टिसिपेशन जो है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स का ही रह जाता था, जैसे दिल्ली आ गया, बैंगलोर, जो हमारे बिल्कुल मेट्रोज हैं उनकी लड़कियां ज़्यादा सेलेक्ट हो जाती थी, हमारी जो छोटे स्टेट्स हैं उनकी नहीं हो पाती थी। चाहे जबकि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, पर फिर भी ये दिक्कत आती थी, वो शायद ओवरकम कर जाएंगे इस चीज़ से। जी। अच्छा, जो मिस उत्तराखंड इवेंट होता है, मतलब काफ़ी आप लोग 2005 से कराते आ रहे हो, लेकिन आज के टाइम में इसी नाम से, सेम नाम से, मिस उत्तराखंड नाम से और भी लोग ये इवेंट करा रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ऑथेंटिक नाम या इसका फ्रेंचाइजी है जो भी है वो आपने ही ले रखी हो? हमारा जो इवेंट है ये रजिस्टर्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में। जी। वो इस चीज को पहले हम इसके अगेंस्ट नोटिस इशू करते थे, कोर्ट में हमने स्टे भी लिए हैं। अच्छा। और पर अब इन्होंने क्या इसको वो निकाला है, ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के। अच्छा, जो कि वो इसको लिखते नहीं है कहीं थोड़ा वैसे। कॉपीराइट लिखते हैं। थोड़ा कॉपीराइट एक्ट जो है हमारा जी। काफी वीक है इंडिया का, तो उसमें कुछ भी आगे पीछे एक वर्ड जोड़ दिया अच्छा। तो उस एक्ट से बाहर आ जाते हैं। किसी में इंटरनेशनल लगा दिया, किसी में वर्ड लगा दिया, किसी में स्पेशल लगा दिया, कुछ भी वर्ड कंपनी लगा का नाम जोड़ दिया। जैसे मगर मैं चाहूँ तो कोको कोला के आगे राजीव कोको कोला लगा के और एक नकली कोको कोला भेज दूं, तो पर वो राजीव को ओरिजिनल छोटा कर दिया, राजीव को कोको बिल्कुल कोला को। छोटा कर दिया। तो इस तरीके से वो कर सकते प्रीफिक्स और सफिक्स लगा देते हैं ताकि वो लीगल ऑब्लिगेशंस और लीगल। लेकिन क्या कभी उसकी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत आई? हमारे को दिक्कत तो नहीं आई क्योंकि हमने रजिस्टर करा रखा था और ये लेगेसी बनानी कभी पड़ती है। वहां कुछ गड़बड़ी हुई और किसी ने सोचा हो कि वो आपके यहाँ हो गई, ऐसा कोई दिक्कत ऐसी कभी? नहीं ऐसा, अब देखो ये छोटा मोटा तो कुछ चलता ही रहता है, मगर ये है कि धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाता है, धीरे धीरे कैंडिडेट भी इतने प्रूडेंट हो गए हैं कि उनको पता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और कौन सा सिर्फ मनी मेकिंग स्कीम है और कौन सा जेन्युइन कॉन्टेस्ट है। जनरली उनका कॉन्सेप्ट यही रहता है कि बच्चों को एनरोल करके उनसे 20 एक हजार रुपए ले लो, 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करके एक इवेंट करके कुछ अपना यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस होती है कुछ? एक रजिस्ट्रेशन बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, उसके अलावा हर चीज स्पॉन्सर्ड होती है। फाउंडेशन जो हमारा है उसके अलावा वही ग्रूमिंग स्पेंड और करता सब कुछ बिल्कुल सब आपका है everything ना? सब ग्रूमिंग, free, फोटो सब मेकअप, ग्रूमिंग, सब कुछ। फोटो सेशंस, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय आवर कंपनी। इन टर्न हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसी से ही आगे बढ़ता है।
अच्छा, और ये प्रॉब्लम मिस इंडिया के साथ भी है कि मिस इंडिया के साथ भी ये होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स लाके बहुत सारे मिस इंडिया करा हो रहे हैं, गए मुझे पता ही नहीं चलता हैं। आजकल। पर हाँ। पर जो जेन्युइन कंटेस्टेंट है उन्हें पता है कि ओरिजिनल वाला वो फेमिना मिस इंडिया ही है, जिससे अच्छा, वो मिस वर्ल्ड में जाएंगे। इसके साथ एक बड़ा ट्रेंड चल गया है कि छोटी सी छोटी जगह में बिना किसी ऑथराइजेशन और वैलिडेशन के अब कोई भी ही कॉन्टेस्ट कर दिया जाता है। अब आप मानोगे नहीं, देहरादून में मिस इंटरनेशनल, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस के नाम सब देहरादून में बैठे बैठे सब देर मिसेस कुछ भी आपने मिसेस लगाया, इंटरनेशनल लगाया और एक नेशनल पेजेंट कर दिया जिसमें नेशनल पार्टिसिपेशन किया, देहरादून का भी लोग पार्टिसिपेशन पूरे नहीं होता है, पूरे नहीं होते। तो वो किसी भी चीज को खराब करने के लिए नहीं हो करना चाहिए। मतलब अगर आप मिसेस का इंटरनेशनल या मिसेस वर्ल्ड कर रहे हैं या मिसेस इंडिया कर रहे हैं तो उसका उतना ही बड़ा कैनवस होना चाहिए, फिर उतना ही बड़ा अरेंजमेंट होना चाहिए उसका। ऐसे नहीं है कि उस नाम को ही आप छोटा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मगर ये है कि अब करते हैं लोग। तो सर ये लोग जो पैसा बटोर के चलते बनते हैं, है ना, आप भी इवेंट करा रहे हैं और लोग भी इवेंट करा रहे हैं, हम भी आपके इवेंट को देखते आ रहे हैं कैसा है, औरों का भी पता लगता है। तो मतलब कैसे सावधान रह सकते हैं नए बच्चे, नई लड़कियां कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, गलत। मैंने तो ऐसे भी सुना है कि पहाड़ के कुछ इलाके में लोग गए हैं, उन्होंने पैसा लिया, इवेंट तक नहीं कराया, बटोर के चलते बने, इवेंट तक भी नहीं कराया। और वैसे तो गलत ही है कि पैसा लेके तुम इतना ये सब चीजें करते हो, तो कैसे बच्चे समझ तो सकते हैं? पहले तो ये तो अब अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी इसकी। अब आ भी गई अवेयरनेस, और ये समझाना पड़ेगा कि जो भी नया कैंडिडेट है वो इसी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में हो सकता है। कोई भी नया कैंडिडेट है उसको ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजर कौन है, उसकी क्या लेगेसी है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसने कितने शोज करा रखे हैं, वो किस तरह से करता है और कितने पैसे की डिमांड है। तो सही बात है। पैसे की डिमांड से ही नहीं पता लग जाता है। पैसे की डिमांड जहाँ पे नहीं होगी वो जेन्युइन होगा कॉन्टेस्ट, जहाँ पे पैसे की डिमांड होगी वो जेन्युइन हो ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे आप लोग कराते हैं पीजेंट, मिस उत्तराखंड करा रहे हैं, अभी मिसेस भी शुरू किया, या जो भी आप करा रहे हैं इस तरह के, तो उसमें क्या होता है, जो विनर्स होते हैं, ठीक है, वो तो सभी खुश हो जाते हैं कि हम विनर बन गए, लेकिन जो विनर्स नहीं बनते अक्सर वो भी कई तरह के आरोप लगा देते हैं। तो उन सब से बचने के लिए और उनको मैनेज आप कैसे करते हो, वो भी एक बड़ा सरदर्दी हो जाती है उस टाइम संभालना, क्योंकि जो हारता है वो कहीं ना कहीं रोता भी है, परेशान भी होता है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? अब सब लोग तो जीत नहीं सकते, सब लोग तो विनर नहीं बन सकते। तो ये तो अपना ग्रोथ है, अपना कई लोग तो लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाते होंगे, हो सकता है आपने झगड़ा ऐसा होता है, ऐसा होता है जी। तो हमने कोई बहुत मेजर नहीं देखा है, ऐसा मेजरली हमारे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि ये हुआ है, डिस्क्लेमर पहले से होता है कि भैया जीतने वाले तो कुछ ही लोग हैं, बाकी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मगर ऐसा है कि हमारे ही कॉन्टेस्ट से कई ऐसी लड़कियां जो कि विनर नहीं बनी थी, वो विनर से भी ज्यादा अच्छी पॉपुलर स्टार्स बनी आगे जाके। तो वो एक एग्जांपल हम देते हैं, अपने नए बच्चों को भी देते हैं कि जरूरी नहीं है आप मिस उत्तराखंड बन जाओ ये तभी आपका कोई आगे फ्यूचर है। आप इसमें से कोई भी सब टाइटल जीतेंगे या आप फाइनलिस्ट में आ गए, वो अपने आप को जज कराना ही बहुत बड़ी बात है, और उसका आगे आपके टैलेंट आपको आगे ले जाएगा डेफिनेटली। और ग्रूमिंग का फायदा कहीं ना कहीं मिलता ही है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल होती है सब कुछ। अच्छा, आप लोग जो है देहरादून फैशन वीक भी कराते हैं, उसमें क्या कुछ नया ला रहे हैं, क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं आपके और अब कब है? कोशिश है इस साल तो अब देहरादून फैशन वीक डेफिनेटली होगा, और अच्छे डिजाइनर्स ला रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम यहाँ के लोगों को। और देहरादून फैशन वीक स्टार्ट भी इसलिए किया गया है तो कि यहाँ के डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट, कोरियोग्राफर्स और मॉडल्स को चांस मिले यहीं पे काम करने का थोड़ा सा, ताकि वो आगे जाके करें। तो हर साल इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, बड़े डिजाइनर्स लाने, अच्छे मॉडल्स लाने, थोड़े इंटरनेशनल मॉडल्स लाने, उनके साथ इंटरेक्शन कराना है यहाँ के लोगों का, और उसके बेसिस पे इनका ग्रोथ तभी हो पाएगा, इनको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही हमारा अटेम्प्ट है ये। अब हमने जैसे नोटिस भी किया कि जब हमने 2012 में स्टार्ट किया था देहरादून फैशन वीक, तो तब जो हमें जो लोकल डिज़ाइनर्स का पार्टिसिपेशन था वो इक्का दुक्का था। अब कम से कम 8-9 डिज़ाइनर्स, 10 डिज़ाइनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मॉडल्स तो खैर भाई हम लोगों के साथ शुरू से जुड़े हुए तो वो लोग तो मिलते ही थे, बट हाँ पर ये है कि डिज़ाइनर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। डिज़ाइनर्स भी बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स आए हैं। पहले हर एक का ये रहता था कि मैं डिज़ाइनर बनना है तो मेरे को दिल्ली जाके ही बनना है। इस बार उम्मीद है कि इंडिया के टॉप डिजाइनर्स देहरादून फैशन वीक में आएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, मिस्टर उत्तराखंड के बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो बीच में थोड़ा गैप आ गया था, अब आपने फिर से शुरू कर दिया है, लड़कों की नाराजगी जो है वो अब दूर रहेगी लगातार?
बिल्कुल हर साल होगा मिस्टर उत्तराखंड। हाँ। अब जितनी इम्पोर्टेंट लड़कियां थी इस फील्ड में, तो सबसे इम्पोर्टेंट लड़कियां ही होती हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट अब लड़के भी हो गए क्या हैं। बात ऐसा नहीं है, चेंज हो गया है, सब सोचने का भी तरीका चेंज हो गया है। हाँ। और इस साल से अब हमेशा होगा, मगर पहले भी होता रहा है, गैप्स में होता है, कभी 2 साल में, 2 साल 3 साल में होता था, मगर इस साल से अब ये हमेशा ही होगा, हर साल होगा। और प्रॉब्लम ये वही थी, वैसे स्पॉन्सर्स की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो Sponsors की। एक्चुअली जी जी। फीमेल ये ओरिएंटेड orientation फील्ड है, तो हाँ। इस वजह से स्पॉन्सर्स लड़कों के लिए स्पॉन्सरशिप मुश्किल हो जाती है स्पॉन्सर्स नहीं मिलनी। मिलते थे। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पैसे लेके करें या बच्चों से पैसे लें और बोलें, वो हमने करना नहीं था। हाँ। तो इस चक्कर में गैप देके फिर वो अब कुछ स्पॉन्सर्स आए हैं आगे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, उनके लिए भी कुछ करना बनता क्या है। बात है, तो लड़कों का दर्द समझ में आने लग गया मतलब। हाँ। मार्केट में भी आप देखोगे तो पहले सिर्फ आपको सिर्फ शोरूम्स फीमेल्स के गारमेंट्स के ही मिलते थे या उनके डिजाइनर्स होते थे। अब आप शहर में भी देखोगे तो अब मेल्स के भी आपने कम से कम भी 20-25 शोरूम्स और उनके डिजाइनर आउटफिट्स वगैरह वाले अब आ गए हैं। तो वो चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी, लड़कों की अपॉर्चुनिटी में लड़कियों ने अपनी स्पेस बनाई है हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब्स हो, उसी तरह अब लड़के भी लड़कियों की फील्ड में जो उनका डोमिनेंस था उसमें आगे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं बहुत अच्छा। अच्छा, आप उत्तराखंड की नौनी के आए हो तो हम जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कल्चर की बात करेंगे। आपके मिस उत्तराखंड के इवेंट में तो मैंने पीजेंट में देखा है कि आपका कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके एक राउंड होता है, बहुत बढ़िया राउंड होता है। हालांकि लोग बाकी जो है बाकी इवेंट देख के या सब इवेंट देख के उस पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें कल्चर वाला राउंड भी है। अच्छे पहाड़ी कपड़े पहन के भी लड़कियां वॉक करती है। तो जो आपका देहरादून फैशन वीक होता है या मिस्टर उत्तराखंड या कुछ और, तो इसमें भी आपको सांस्कृतिक रंग लेके आएंगे कुछ ऐसा कि अपनी पहाड़ की पहचान जो है वो और आगे हो। बहुत सारे डिजाइनर्स अब उत्तराखंड के बेस पे ही हाँ पोशाक बनाने लगे हैं, और वो उनकी कोशिश रहती है जब वो उत्तराखंड आए तो, चूंकि यहाँ की मार्केट को भी फीड करना है, तो यहीं के इंस्पायर होके, यहीं की आर्ट से इंस्पायर होके, चाहे वो एप्पन हो, चाहे वो टीरी की आर्ट है, या तो उसके उसके बेस पे काफ़ी डिजाइनिंग होती है। और मिस उत्तराखंड में भी हमने बहुत, इट इज़ नाउ बिल्ट अराउंड उत्तराखंड ओनली। जो हमारा ट्रेडिशनल राउंड होता है वो उत्तराखंड बेस्ड है। जो हमारा गाउन वाउन को छोड़ के बाकी सारा हमारा उत्तराखंड के परिवेश पे होता है, और उन्हीं की ड्रेसेस डिस्प्ले करी जाती है ताकि उन्हीं के डिज़ाइनर्स भी आगे बढ़ें, और उसको हमारी जो लोकल ड्रेसेस हैं, कल्चर है, उसको भी वही मुकाम मिले जो बाकी जगह से आ। जी, बीच में विवाद भी हो गया था ना इस बात को लेके। हाँ विवाद हुआ था, मगर वो विवाद सोशल मीडिया का एक कंटेंट पे डाला था फर्ज करके किसी ने, वो विवाद हुआ था, मगर असल में तो वो उत्तराखंड बेस्ड गारमेंट्स पे ही हो रहा था पूरा शो। हाँ। छाप से जो साड़ियाँ आती जी, है जी, सारे ब्लॉक प्रिंटिंग की, वो उत्तराखंड की आर्ट पे ही आती हैं सारी की सारी। हाँ, एपड़ पे भी उन्होंने एप्पल बहुत पे भी सुंदर उन्होंने बनाई हुई चित्रा है। बनाई हुई थी सब। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक विवाद ऋषिकेश में भी हो गया था कुछ टाइम पहले। वो मिस ऋषिकेश जो जी। वहाँ का लॉयंस क्लब जो है हर साल करता जी। है, तो वो कुछ संगठन ऐसे आ गए थे, उन्हें कुछ ऑब्जेक्शंस थे उनकी देखो, ड्रेसेस को लेके। और उसको ड्रेसेस को लेके। वैसे ऋषिकेश धार्मिक जगह है, हाँ। तो हमारे को भी ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ की सेंसिटिविटीज नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए, और हो तो नहीं रही थी, मगर इन एंटिसिपेशन की एक फैशन शो हो रहा है तो शायद अश्लीलता होगी, मगर ऐसा कुछ था ही नहीं, अश्लीलता कुछ थी नहीं। उसी में उत्तराखंड के गारमेंट्स में ही सारा शो हुआ, उसी में मिस ऋषिकेश चुनी गई, मगर कुछ लोगों ने अपोज किया उसमें, ठीक है, तो उनको भी समझाया गया। बाद में बात समझ गई थी, ऐसे कोई वो नहीं था, बाद में उनको भी समझ आ गया कि हम उत्तराखंड को ही बेस लेके चलते हैं। सो ये जो अपोज होते हैं ये कितना तनाव देता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले सिडमिट पे मतलब आपका वहाँ जब था वो सॉलिटेयर में, तो भी शायद बजरंग दल या कौन से कोई संगठन कोई आ गया था किसी चीज को लेके, तो छोटी छोटी बात को जो इशू बनाया जाता है ना, वो कितना तनाव देने वाला होता है। देखो, तनाव तो बिल्कुल होता है, क्योंकि अंदर शो चल रहा है और इतने सारे गेस्ट आए हैं देखने के लिए। अब वो कुछ छोटी जो अफवाहें फैला के कि वहाँ पे जो अब है, आप मानोगे नहीं कि वहाँ का जो वहीं का रिकॉर्डिंग करी गई, पीछे का बैकग्राउंड हटाया गया और उसके ऊपर एक धार्मिक बैकग्राउंड लगा दिया गया, जबकि ऐसा था नहीं। एडिटिंग हुई है। एडिटिंग करके वो सोशल मीडिया पे डल गया, तो लोगों नीचे को पता ही नहीं था उन्होंने ऐसा दिखाया, वो, नीचे शिवलिंग है और ऊपर जो है वो ब्लेंडर स्प्राइट का लोगो लगा के हाँ। नीचे शिवलिंग की मूर्ति तो रखी। वो सारा का इतना सारा edit किया गया। वो हाँ, इतना edit एडिट करके किया गया वो। तो जब वो उन लोगों ने
ऑब्जेक्शन उठाया, तो हमने हम बोला अंदर ले अंदर गए, जाओ, शो चल रहा है, अंदर ले गए, हमने अंदर दिखाया। दिखाया, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो देखो फिर वो शांत हो गए। हाँ, जो एक्टिविस्ट हैं वो हैं, वो activist भी क्या करते हैं, विद ड्यू basically रिस्पेक्ट टू देम, उनका अपना एक नजरिया है, उनका अपना सोच है, और उसकी उनकी सोच की भी पूरी रिस्पेक्ट करी जाती है। और किसी भी तरह का इस तरह का कहीं पे भी धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, या किसी भी धर्म के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि उसको बैड लाइट में पोर्ट्रे किया जाए। और ये बिल्कुल सोशल तरीके से एक नॉर्मल चीज होती है, इसमें उसको इन्वॉल्व ही नहीं करते। जबकि हम लोग जो डिजाइनर्स बाहर से भी आते हैं तो हम उन लोगों को पहले बोलते हैं कि कोई भी रिलीजियस जो म्यूजिक है वो स्टेज पे प्ले नहीं करना है। और जो वाला विवाद जिसकी आप बात कर रहे हो वो विवाद हमारा रिलीजियस म्यूजिक इतना अच्छा है, इतना जो सेमी क्लासिकल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अट्रैक्ट करता है डिजाइनर्स को कि उस म्यूजिक पे डिस्प्ले किया जाए। मगर ये जरूरी नहीं है कि उस पे ही किया जाए, तो इसलिए नहीं करा जाता। हम मना करते हैं वो उनको कि वाला हम उत्तराखंड की बात कर रहे हो? नहीं, हम देहरादून फैशन अच्छा, में हम मना नहीं करते हैं करते। बाहर से अब हम designers कोई आते भी हैं। इस तरह का सेमी आपका वो गाना भी अच्छा है, मैं बनूंगी मिस उत्तराखंड वाला, वो भी बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ, वो भी जो है। और जब भी ये भी जो आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं वो भी उन संगठनों को दिक्कत नहीं थी, उनको ऐसा पोर्ट्रे करा गया है कॉम्पिटिटर्स के द्वारा कि उनके शो में ये चीज ऐसे हो रही है, तो उस वजह से हुआ था। जब उन्होंने खुद आके चेक करा तो उन्होंने माना इस बात को कि ऐसा कुछ है नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन ही गलत दी गई है। हाँ, वही वो जबरदस्ती तनाव देने और खलल डालने वाली बात है, लेकिन ये अंत भला तो सब भला, अच्छे हो जाते हैं इवेंट कुल मिला के, क्योंकि आप लोगों की मंशा साफ है, मंशा सही है, किसी का बुरा नहीं कर रहे। अच्छा, मिस उत्तराखंड का ग्रैंड फिनाले कब है, अब आप ये बता दीजिए ताकि सभी दर्शक इस देखें। मंथ के एंड में ही ग्रैंड फिनाले है मिस उत्तराखंड का, और आशा करते हैं कि लोग अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देंगे इस पेजेंट को। ये अब उत्तराखंड का अपना पेजेंट है, ये हमारा नहीं है, ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है। और तो उत्तराखंड की नोनी हमेशा की तरह से कवर कर रही होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी डेट अभी फिक्स हुई? डेट्स अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ते फिक्स हो जाएगी, एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा। एक मिस उत्तराखंड अगर आप लोग चुनते हैं ना, तो मिस उत्तराखंड बनने के लिए मतलब सबसे बड़ी क्वालिटी आप लोग क्या देखते हैं? ओवरऑल पर्सनालिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूटी है, ब्यूटी विद ब्रेन्स ऑफ कोर्स, और बस ये बेसिकली ब्यूटी विद ब्रेन्स है कि वो जब उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे कहीं पे जाए तो वो उसका पूरा मान सम्मान बरकरार रख सके कि ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट उत्तराखंड को, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट। और मिसेस उत्तराखंड भी होगा आपका फिर इस साल? हाँ जी, इस साल भी होगा। तो अगर लेडीज को करना हो ट्राई, तो मेरे से, क्योंकि एक दो लेडीज ने एडवांस में पूछ लिया, तो बता दीजिए स्कोप कब खुलने वाला है? बस वो अभी उसकी एंट्री शुरू होने वाली है, और ये सब अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, पिछले साल की तरह उसकी एंट्रीज अब खुल रही हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी हम बता ही देंगे, बाकी उत्तराखंड की न्यूज आई जाएगी। और उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए, उत्तराखंड की नौनी, वैसे तो इतनी सारी नौनी को आप यहाँ की मॉडल्स बना चुके हैं, है ना, एक फलक तक पहुंचा चुके हैं और लगे हुए हैं लगातार उस मुहिम में। इतने लंबे साल टिकना किसी फील्ड में बहुत मुश्किल है, वो भी जब लोग इस तरह का खलल डालने की कोशिश करते हैं। और आपकी जोड़ी को भी बधाई जो लगातार लड़ाई झगड़ा करते हैं, बिना करते हमें नहीं पता, साथ टिके हुए हैं, लेकिन लेडीज होती तो शायद कब की अलग हो जाती। तो खुशी होती है देख के कि दोनों साथ में हैं, ऐसे होना चाहिए पार्टनरशिप या कुछ। तो फिर हमारी नौनी बुआरियों के लिए आप कोई मैसेज दे दीजिए, यहाँ आ जाए हैं तो। मैसेज तो यही है कि अपने अंदर एक हिम्मत लाइए कि आप भी इस फील्ड में आने के लिए तैयार है, और जज होने के लिए तैयार है अपने आप को, और प्रूव करने के लिए थ्रू दिस, क्योंकि इसमें थोड़ा रास्ता सुगम हो जाता है ऊपर जाने का, तो इसके लिए आप मेहनत करके और कोई भी हाइट पे अचीव कर सकती हैं, कोई भी हाइट अचीव कर सकती हैं। बेसिकली ये है कि जो भी पैशन हो उसे पूरा कर ले, भले ही शादी हो चुकी हो, दिल उसके में लिए ना मिसेस के द्वार खोल दिए, शादी होगी तो कोई बात नहीं, नहीं, मतलब किसी और फील्ड में भी जाना है तो उस फील्ड के लिए भी जो भी आपका पैशन है वो डेफिनेटली आपको पूरा करना चाहिए। उस पैशन को दिल में बनाल नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ये करती या अब शादी हो गई, ये नहीं रहना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। तो आपको मिस उत्तराखंड के लिए ट्राई करना हो, मिसेस के लिए करना हो, मिस्टर के लिए करना हो, मिस्टर में शादीशुदा वाले के लिए भी एक शुरू कर देना, शुरू कर देना, वो भी करेंगे, क्योंकि कुछ शादीशुदा वाले भी लाइन में है, उनके लिए भी स्कोप होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो जो प्रोफेशनल मॉडलिंग नहीं कर रहे और शादीशुदा, उन्हें देहरादून फैशन वीक वगैरह में किसी ना किसी मौका होता है उनके लिए भी, क्योंकि उसमें तो हर तरीके के जो डिजाइनर्स हैं वो प्लस साइज के भी कपड़े बना रहे हैं, तो मॉडल उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही
पतली दुबली मॉडल होगी तो ही पार्टिसिपेट करेगी। तो जिस डिजाइनर्स हर एक सेगमेंट के लिए कपड़े बनाते हैं तो उसमें सब पतले दुबले, और अब तो मैं देख रही हूँ कि एजेड है ना, मतलब जेंट्स में भी एक एज वाले लोग बहुत भी बड़ी मॉडलिंग फील्ड कर रहे है। हैं, चेंज हो गया ना सब हाँ, कुछ। बहुत बड़ी फील्ड है। आदमी अब, पहले लोग सोचते थे कि एक एज के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, हाँ, अब एक नहीं एज है। के बाद शुरू हो रही है, एक मुझे एज ऐसा के लग बाद रहा शुरू हो जाती है। हाँ। पहले कहते थे कि 40 इज न्यू 30, हाँ। अब बोलते हैं 80 इज न्यू 60 या 80 इज न्यू 50, ऐसा भी बोलते हैं। तो हर एज के लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह और पूरी तरह रहे। जीते हैं, और वो हर फील्ड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो काम भी ज्यादा कर रहे हैं और फील्ड में मॉडलिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, एक्टर हैं बड़े बड़े, और सब जगह सब तरह से कर रहे हैं अब तक। बिल्कुल। तो इस इवेंट को जो आप करा रहे हैं दलीप जी, राजीव जी, सफलतापूर्वक कराते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको जो बहुत आपने बहुत कराया, और धन्यवाद। अग्रिम शुभकामनाएं जो आप कराने वाले हो आपको, आपने हमें उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और हम भी आप ही की टीम है। हाँ, भी हमारी टीम है और हमारी टीम की तरफ से, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा, और बाकी आगे की जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे किसी ना किसी रूप में, रील्स के या किसी और माध्यम से। बाकी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। दीदी भूली भैजी सोना।